हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज हम जो कल सैटरडे आपको ऑनलाइन ओबीजी का टेस्ट मिला था और जो आपने सॉल्व किया था, बहुत अच्छा स्कोरिंग था। मतलब आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे सॉल्यूशन विद द रैशनले कि हमने कहाँ पे गलती किया और हमें कहाँ पे हम अपना जो हमारा -1 हुआ है उसे +1 करके बचा सकते थे, अपने नंबर को और बढ़ा सकते थे। तो चलिए, कोई बात नहीं, जिसके नंबर अच्छे नहीं आए निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आज हम डिस्कस करेंगे विद द रैशनले। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी इज बॉर्न एट द टर्म। अ हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी बॉर्न एट द टर्म, कब होता है वो टाइम ड्यूरेशन? जब वो बॉर्न होता है, अपना जो जस्टेशन एज है उसका पूरा टाइम ड्यूरेशन लेके वो कब बॉर्न होता है। उन्होंने हमसे पूछा है कि वो कब बॉर्न होता है, वो टाइम ड्यूरेशन क्या है, कि हम बोलेंगे कि बेबी बॉर्न हो गया एट द टर्म ड्यूरेशन। तो सबसे पहले हमें देखने को मिल रहा है, जैसे फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 37 to 42 वीक्स, 37 to 40 वीक्स, 38 to 40 वीक्स और 39 to 40 वीक्स। इन्होंने इसमें रेंजेस के अकॉर्डिंग पूछा है कि वो कौन सा टाइम ड्यूरेशन है। तो वो इसमें सीधा सा आंसर है, हमारी जो प्रेगनेंसी होती है दैट इज़ अ 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है। और उसमें हमें जो देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है जो टाइम ड्यूरेशन हमें देखने को मिलेगा वो होगा 37 वीक टू 40 वीक्स ऑफ जस्टेशन। और बाकी ये सारा इसमें क्या हो जाएगा, ये पोस्ट टर्म हो जाएगा ना, पोस्ट टर्म डिलीवरी में इसे हम काउंट करेंगे, पोस्ट टर्म डिलीवरी में हम इसे काउंट करेंगे, है ना। सो ये इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 37 to 40 वीक्स इज अ नॉर्मल जस्टेशन एज जिसमें बेबी बॉर्न होता है, जिसमें बेबी बॉर्न होता हुआ नजर आता है। वही हमारा सेकंड आंसर है। सो सेकंड आंसर है द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द रिफ्लेक्स एक्ट इज, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट हमें क्या दिखेगा, एफर्ट दिखेगा, सेंसरी न्यूरॉन दिखेंगे, रिसेप्टर दिखेगा या फिर इंटर न्यूरॉन देखने को मिलेगा। क्या होगा हमारा फर्स्ट जो हमें देखने को मिलेगा? तो फर्स्टली हमें क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट कंपोनेंट हमें रिफ्लेक्स में क्या देखने को मिलेगा? तो फर्स्ट जो कंपोनेंट हमें देखने को मिलेगा वो होगा हमारा सेंसरी न्यूरॉन हमें देखने को मिलेगा, सेंसरी न्यूरॉन हमें देखने को मिलेगा। वहीं हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एट टर्म प्रेगनेंसी यूट्रस एनलार्ज फ्रॉम 50 ग्राम टू। अगर हम बोलते हैं कि टर्म प्रेगनेंसी है और जहाँ पे हमारा नॉर्मल जो यूट्रस का वेट है वो हमें कितना देखने को मिल रहा है, 50 ग्राम टू 60 ग्राम हमें देखने को मिल रहा है। 50 to 60 ग्राम जहाँ हमें देखने को मिल रहा है, तो वही इन्होंने हमसे पूछा है कि एट टर्म प्रेगनेंसी, मतलब ये टोटल 9 मंथ्स की बात कर रहे हैं, पूरा 9 मंथ की बात कर रहे हैं। अगर मैं इसे डेज में कन्वर्ट करती हूँ तो 280 डेज की प्रेगनेंसी पूरी हमें देखने को मिलेगी। वही इसमें जो देखने को मिला, एट टर्म में इन्होंने बोला 50 ग्राम है, तो एट टर्म पे एस्टिमेटेड कितना हो जाएगा, तो हमें कितना देखने को मिलेगा? तो एट टर्म में अगर हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि हमें 950 ग्राम टू 1000 ग्राम बढ़ा हुआ नजर आएगा। 800 टू 1000 ग्राम भी आप लिख सकते हैं एंड आप 900 ग्राम भी लिख सकते हैं। 900 ग्राम भी इसका सही आंसर है। वहीं आप अब ऑप्शन में यहाँ पे 950 है ना, 950 ग्राम है,
तो हम 950 भी इसको लगा सकते हैं और 900 ग्राम भी लगा सकते हैं। लेकिन अब इस आंसर में हमें कंफ्यूजन क्या होगी, हमें प्रायोरिटी वाइज लगाना है। तो बेसिकली हमें रेंज में कितना दिखेगा, दैट इज 950 ग्राम, मतलब हमें नियरेस्ट लगाना है। जो अब हमें पता है कि हमारा जो यूट्रस का वेट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें 900 टू 1000 ग्राम बढ़ा हुआ नज़र आता है। तो इसमें हम नियरेस्ट जो भी होगा उसको लगाएंगे। आप अगर इसमें 950 अगर ऑप्शन में नहीं दिया रहता तो हमारी प्रोबेबिलिटी 900 की तरफ जाती। अगर 900 भी नहीं दिया गया तो हम 800 की तरफ जाते। लेकिन वही अगर इसमें दिया गया है तो 950 ग्राम यूट्रस का वेट हमें बढ़ा हुआ नजर आता है। तो 950 ग्राम इसका सही आंसर है। सो 950 ग्राम इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द वेट ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन्होंने वेट ऑफ द यूट्रस पूछा है कि एक प्रेगनेंसी के टाइम पे यूट्रस का वेट कितना होना चाहिए। इनके अकॉर्डिंग 600 ग्राम होना चाहिए, 700 ग्राम होना चाहिए, या फिर 800 ग्राम हमें देखने को मिलेगा, या 900 ग्राम देखने को मिलेगा। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो यूट्रस का वेट है वो हमें कितना देखने को मिलेगा, वो हमें देखने को मिलेगा दैट इज अ 900 ग्राम। जैसा मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि हम प्रायोरिटी वाइज हम फॉलो करके चल रहे हैं। 900 टू 1000 ग्राम को हम लेके चल रहे हैं। उस ऑप्शन में हमारे पास 950 ग्राम अवेलेबल था जो कि 1000 के नियरेस्ट है, तो हम 950 के साथ गए। और यहाँ पे हमारे पास 900 था जो इसके नियरेस्ट है, तो हमने यहाँ पे 900 के साथ, हमारा सही आंसर है 900 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन प्लेसेंटा एट द टर्म इज। एवरेज वेट पूछा है प्लेसेंटा का। प्लेसेंटा का एवरेज वेट कितना देखने को मिलेगा, 500 ग्राम, 1500 ग्राम, 2000 और 100 ग्राम। तो सही आंसर क्या होगा। सो प्लेसेंटा का वेट जो हमें देखने को मिलता है, प्लेसेंटल वेट जो हमें देखने को मिलता है वो हमारा होता है 500 ग्राम। और 500 ग्राम से आप क्या क्या याद रख सकते हो, पीपीएच की कंडीशन में जो ब्लड लॉस होता है वो भी मोर देन 500 ग्राम हमें देखने को मिलता है, जो कि प्लेसेंटा का, ये तो ml में होता है ना। 500 ml से अगर ज़्यादा ब्लड अगर लॉस हो रहा है तो उसे हम पीपीएच की कंडीशन में काउंट करते हैं। यहाँ पे प्लेसेंटा का नॉर्मल वेट पूछा है, इसलिए मैंने 500 से आपको बताया कि आपको याद रहेगा, है ना। तो वहाँ पे ही हमें क्या देखने को मिला कि जो प्लेसेंटा का नॉर्मल वेट होता है वो 500 ग्राम हमें देखने को मिलता है। 500 ग्राम इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉर्मल क्राउन रम्प लेंथ एट बर्थ इज। नॉर्मल क्राउन लेंथ लैंप एट बर्थ कब देखने को मिलती है हमें, 20 to 25 सेंटीमीटर, 38 to 50 सेंटीमीटर, 72 to 80 सेंटीमीटर और 78 to 85 सेंटीमीटर देखने को मिलेगी। तो नॉर्मल क्राउनिंग लेंथ मतलब CRL कब मेजर किया जाता है, ये क्या करता है, नॉर्मल लेंथ को बताता है, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है ना। ये हमारा जो रहता है यूट्रस से इसको मेजर किया जाता है।
तो इसका एक एस्टिमेशन होता है कि CRL एक लेंथ से हम कैसे मेज़र कर सकते हैं। तो कैसे मेज़र कर सकते हो आप, इसकी जो लेंथ देखने को मिलेगी वो आपको नॉर्मली 38 to 50 सेंटीमीटर देखने को मिलेगी। 38 to 50 सेंटीमीटर इसका सही आंसर है ना। इसको भी हम रेंज में कभी कभी आपको देखने को मिलेगा 45 to 50 सेंटीमीटर। तो अगर ऑप्शन में 50 नहीं है तो मुझे 45 की तरफ जाना है, और अगर ऑप्शन में 55 सेंटीमीटर है, ये दोनों ऑप्शन नहीं है, तो उस टाइम पे मेरा आंसर जाएगा 55 की तरफ। मतलब ये प्रायोरिटी वाइज आपको स्टूडेंट पता होना चाहिए कि मुझे इस टाइम पे इस प्रायोरिटी बेस्ड कि मैं क्या इसमें डाल सकते हैं, कौन सा आंसर लगा सकते हैं। अगर जैसे मैंने आपको 3 ऑप्शन बताया कि अगर है तो मेरा 1 वर्ड में आंसर चला जाएगा 50 सेंटीमीटर। अगर उन्होंने रेंज में 45 to 50 सेंटीमीटर दे दिया या फिर 50 to 55 सेंटीमीटर दे दिया, तो आंसर किसके साथ जाएगा। अगर इसमें से ये नहीं है, ये ऑप्शन में दे रखा है तो यहाँ चला जाएगा। अगर ये नहीं है तो मेरा आंसर ये होगा। अगर ये भी नहीं है ऑप्शन में तो मेरा आंसर ये होगा। क्लियर। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन वेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज। एक प्रेगनेंसी में अप्रोक्सीमेटली कितना वेट गेन होता है एक नॉर्मल फीमेल का, जो आइडियली हम उसे बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू BMI कि इसका इन्होंने जो वेट गेन किया है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो कितना वेट गेन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू BMI अगर हम देखते हैं तो आइडियली फीमेल एक प्रेगनेंसी को, अगर हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं, प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया गया है ना, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर। क्लियर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अप्रॉक्सीमेटली 1 kg और 0.5 kg वेट गेन करती है फीमेल, और इधर 5 kg और इधर भी 5 kg। इतना वेट गेन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम। ये कौन सा है, नॉर्मली अगर है, सब नॉर्मल कंडीशन है तो फीमेल का जो वेट गेन आपको देखने को मिलेगा वो इस रेशियो में देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे अगर आप बोलिए कि BMI है, BMI अगर आपको देखने को मिल रहा है, अगर नॉर्मल BMI के अकॉर्डिंग अगर आपको पता चला आपका BMI 24 to 25 आपको देखने को मिल रहा है, तो उस ड्यूरेशन में फीमेल 11.5 kg वेट गेन करेगी नॉर्मली। अगर वहाँ पे ही उसका जो BMI है वो कैसा है, लो है, लो BMI आपको देखने को मिल रहा है, तो मे बी अकॉर्डिंग टू BMI 90, अगर आपको 90 आपको BMI दिखाई दे रहा है ना, तो उसमें आपको वेट गेन कितना हो सकता है फीमेल का, अप्रॉक्सीमेटली 50 to 70 kg भी हो सकता है। अगर आपको देखने को मिला कि ओवियस आपको देखने को मिल रही है फीमेल, वेट उसका ज़्यादा है, तो उस टाइम पे अकॉर्डिंग टू BMI वो 7 kg वेट गेन करेगी। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए, अगर आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऐसा क्या हुआ, ये तो मैम इनिशियल फेज है ना, इसमें तो बेबी का वेट ज़्यादा गेन होना चाहिए, इनिशियल फेज है। नहीं, यहाँ पे अभी हमारे पास HCG हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ रहता है ना, जो इंक्रीज देखने को मिलता है, जो क्या करता है मॉर्निंग सिकनेस को बढ़ाता है, जिसकी वजह से फीमेल का जो बॉडी का सारा सिस्टम है वो पूरा उलट पुलट होके रखा रहता है। वो ना तो ढंग से खा पाती है, और जो भी अगर वो खा ले रही हैं तो उनको नोजिया वॉमिटिंग के थ्रू बाहर हो जा रहा है। मतलब उस टाइम पे उनका जो बॉडी का जो मतलब मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा, एसिडिटी होती है बहुत, है ना, क्योंकि HCG हार्मोन बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से नोजिया वॉमिटिंग रहता ही रहता है, जिसकी वजह से
यही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक फीमेल 1, 2 या फिर 0.5 kg वेट गेन हो रहा है। अगर ऐसा कोई पेशेंट आपके पास आता है, क्लाइंट आपके पास आ रहा है, तो आपको उसको सजेस्ट करना है इट इज़ अ नॉर्मल थिंग अकॉर्डिंग टू दिस। और अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर है जहाँ पे बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से होना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे 5 kg आपको, और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी 5 kg बढ़ा हुआ नज़र आएगा। लेकिन आपको एक बार फीमेल का BMI चेक कर लेना है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। सही आंसर हमारा होगा 11.5 kg। इसका सही आंसर है कि एक फीमेल आइडली टोटल 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी में टोटल कितना वेट गेन करती है। टोटल आपको देखने को मिला, टोटल जो वेट गेन हुआ है वो टोटल वेट गेन हुआ है हमारा 11.5 kg। अकॉर्डिंग टू ट्राइमेस्टर आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, तो आपको अब इसका आंसर अच्छे से देना है। यस, नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज अ ट्राइमेस्टर वाइज वेट गेन इन द प्रेग्नेंट वुमेन। ट्राइमेस्टर वाइज इन्होंने पूछा है कि फीमेल कितना वेट गेन करती है। टोटल 9 मंथ में पूछ रहे हैं। टोटल बात कितने की हो रही है, पूरे 9 मंथ्स की। लेकिन इन्होंने क्या पूछा है, इन 9 मंथ्सों को हमने ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया है, लाइक दैट ओनली। हमने ऐसे कुछ डिवाइड किया है। तो इन ट्राइमेस्टर में जैसे हमने बताया था, इसमें मेरे पास 1 kg था, यहाँ पे 5 kg था, और यहाँ पर भी 5 kg हमें देखने को मिला था। तो टोटल कितना हुआ, 11 हुआ। 11.5 kg हम बोल सकते हैं। लास्ट में भी यहाँ पे ऐड ऑन हो सकता है 5, और मे बी यहाँ पे भी हो सकता है, मे बी यहाँ पे 1.5 भी हो सकता है। तो 5 ऑप्शनल है, तो इतना वेट हमें देखने को मिला था। तो हमारे पास रेशियो क्या है, 1:5:5। आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, मुझे सेकेंड ऑप्शन में दिख रहा है। तो इसका सही आंसर स्टूडेंट क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 155 kg, मतलब 11.5 kg। और इसके अकॉर्डिंग 11 kg जो कि नॉर्मल है, एक फीमेल इतना वेट गेन करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एट टर्म इज एस्टिमेटेड टू बी। एक फीमेल को प्रेगनेंसी के टाइम वाटर रिटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन्होंने पूछा है। एट टर्म मतलब पूरी फुल टर्म प्रेगनेंसी है, उनको कितना वाटर इनटेक उनको देखने को मिलेगा, रिटेंड आपको देखने को मिलेगा कि एक फीमेल पूरी प्रेगनेंसी में कितना। तो कितना है, 5 लीटर है, 5.5 लीटर है, 6 लीटर देखने को मिला, 6.5 लीटर हमें देखने को मिला। तो सही आंसर क्या होगा, एक पूरी प्रेगनेंसी में कितना वाटर रिटेंड करेगी, एक एस्टिमेशन क्या होगा। नॉर्मली जो हम बोलते हैं कि कितना मतलब जो वाटर जो ड्रिंकिंग उसका रहता है 4 to 5 लीटर देखने को मिलता है। प्रेगनेंसी टाइम में सबसे पहले हमें बोला जाता है डिहाइड्रेट रहना है। सो 6.5 kg वाटर रिटेंशन हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा, आइडेंटिफाई द फॉर्मूला विच इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ द फीटल वेट। एस्टिमेशन ऑफ द फीटल वेट की बात कर रहे हैं। आइडेंटिफाई फॉर्मूला, कौन सा वो फॉर्मूला है जिससे फीटल वेट को मेज़र किया जा सकता है। फर्स्ट है हमारा जॉनसन फॉर्मूला, सेकंड है हमारा शेपर्ड्स फॉर्मूला, और हैडलॉक्स फॉर्मूला, ऑल ऑफ द अबव। तो हमारे लिए ये तीनों जो फॉर्मूलाज होते हैं उनकी वैल्यूज एंड फॉर्मूलाज कैसे हैं, डिफरेंट हैं, और लेकिन सब किसका काम करते हैं, फीटल वेट मॉनिटर करने का काम करते हैं। इन तीनों का ही काम क्या है, उनका काम ये है। तो जब तीनों ही ये काम कर रहे हैं तो हम किसके तरफ जाएंगे, हम
ऑल ऑफ द अबव की तरफ जाएंगे। सबसे अच्छी बात क्या है स्टूडेंट, जब भी आपको किसी देखिए हर कुछ आप नहीं पढ़ सकते, हर कुछ हम नहीं पढ़ा सकते, कुछ हम पढ़ाएंगे कुछ आप पढ़ाएंगे, आपके पास कंटेंट बनेगा। लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसमें हमें इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उस चीज़ को, तो इम्प्लीमेंट करने का सबसे अच्छा तरीका है क्या, आपको एलिमिनेशन पैटर्न वहाँ पे डालना है। एलिमिनेशन पैटर्न को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने के लिए आपके पास सबसे अच्छा है, सपोज मान लीजिए जैसे इस क्वेश्चन को हम ले लेते हैं, मुझे जॉनसन फार्मूला में भी मुझे उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज है कि ये जो ग्राम में मुझे इनका जो वेट होता है ग्राम में मेज़र करते हैं। इनके पास कोई भी स्केल नहीं है, इनके पास कोई ऐसा मेजरिंग स्केल टाइप का नहीं है, ये उस तरीके से करते हैं यूट्राइन हाइट लेंथ, इसके हिसाब से ये मेज़र करते हैं। चलिए वैसे ही अब मुझे नहीं पता कि ये क्या करते हैं, मैंने कभी इनका नाम भी नहीं सुना, मुझे नहीं पता कि हैडलॉक्स फार्मूला को इन्होंने कैसे एप्लीकेबल किया। तो मुझे जिनके बारे में नॉलेज है, मेरे क्वेश्चन की प्रायोरिटी बेस्ड मैंने उनको रखा या हटाया वो आपके ऊपर है। मुझे जिनके बारे में नहीं पता मैंने बिल्कुल वहाँ से हटा दिया, और मैंने सिर्फ दो, अगर मान लीजिए मैंने इसको हटाया इसको हटाया, अब मेरे पास 2 ऑप्शन है और उसकी प्रोबेबिलिटी 50-50 है। जो इस क्वेश्चन को जस्टिफाई कर रहा है अकॉर्डिंग टू यू, है ना, और जो हमेशा याद रखिए जो आपके दिमाग में एक बार में आया है ना वही आंसर होता है, क्योंकि बाद में तो हम ओवर थिंकिंग करके और आंसर को कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं और क्या करते हैं, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं, क्योंकि हमने क्या कर लिया है, आंसर को और कॉम्प्लिकेटेड कर लिया है जहाँ पे हमें नहीं पता कि आंसर क्या होगा, फिर हम अपने आप को ही कंफ्यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसी तरीके से हमने क्या किया, हमने अपना आंसर लिया, आंसर के हिसाब से लगाया। तो एलिमिनेशन पैटर्न अप्लाई करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। अपने आप को काम, टेक डीप ब्रीथ, देन जस्ट फोकस ऑन योर क्वेश्चन एंड ऑप्शंस ओनली, ठीक है। सो ये है हमारा एलिमिनेशन फार्मूला, जो कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, क्योंकि मुझे बताने वाला कोई नहीं था और आपके पास मैं हूँ। तो आप इसीलिए आज की गलती हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन हमें गलती कहाँ करने से बचना है, एग्ज़ाम हॉल में करने से बचना है, क्योंकि एग्ज़ाम का ऑलरेडी बर्डन है, आपके ड्रीम्स हैं, आपकी तैयारी है, आपके पास इतना सारा आपके दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं। तो लेकिन उस टाइम पे हमें सिर्फ काम रह के अपना मॉनिटर और आप को फोकस करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अप्रॉक्सीमेटली वेट गेन ऑफ द फीटस बिटवीन 32 and 40 वीक्स ऑफ द जेस्टेशन। इन्होंने बोला है, क्या बोला है कि वो हमारे पास फीटस है, उसका वेट 32 to 40 वीक्स की प्रेगनेंसी है, तो उसका वेट अप्रॉक्स, मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर की बात कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली, तो उसका वेट कितना बढ़ना चाहिए। यहाँ मदर वेट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे फीटस वेट की बात हो रही है। 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम और 50 ग्राम। तो हमारा पर डे के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, तो हमें एस्टिमेटेड है कि कितना वेट बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसी टाइम पे जो फीटस की मसल्स डेवलप होती हैं, जो उसके इंटरनल ऑर्गन हैं वो भी मैच्योर होते हैं, है ना, मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है। उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आपने बहुत बार सुना होगा, 7 महीने का बच्चा, मतलब उसका सर्वाइवल इजी हो जाता है कंपेयर टू 8 मंथ्स। ऐसा नहीं है कि उसका नहीं होता, लेकिन कंपैरिजन की हम बात कर रहे हैं। तो वो ऐसा हमें सुनने को क्यों मिलता है, क्योंकि वहाँ पे आपने स्पंजियोमाइसिन और लेसिटिन का आपको रेशियो 1:1 देखने को मिलता है उस ड्यूरेशन पे। तो उस ड्यूरेशन पे अगर वो फिर जो रेशियो पहले 2:1 हमें देखने को मिलता है, वो वहाँ पे उसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें वो कंडीशन देखने को मिलती है।
तो जैसे इन्होंने पूछा है पर डे के अकॉर्डिंग हमसे पूछ रहे हैं कि कितना वेट गेन करता है, तो अप्रॉक्सीमेटली कितना वेट गेन करेगा, 25 ग्राम पर डे के हिसाब से करेगा। 25 ग्राम पर डे के हिसाब से बच्चा वेट गेन करेगा, जो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए अच्छा है फॉर द लास्ट ट्राइमेस्टर। पर डे 25 ग्राम, स्टार मार्क कर लीजिए, हमेशा भूल जाते हैं हम, है ना। वहीं पे हाइपरट्रॉफिक सेबेशियस ग्लैंड अराउंड निपल ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज, कब हमें देखने को मिलती है, उन्हें क्या बोलते हैं, हाइपरट्रॉफिक सेबेशियस ग्लैंड्स अराउंड निपल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी निपल के पास बहुत सारी वेसल्स होती हैं और वो बहुत प्रोमिनेंट दिखाई देती है, मतलब बिल्कुल प्रोमिनेंट वेसल्स हमें देखने को मिलती हैं, जो उस टाइम पे हम जिन्हें क्या बोलते हैं, मोंटागो मैरिज ट्यूबिकल्स के नाम से उनको जाना जाता है। क्या जाना जाता है, मोंटो मैरिज ट्यूबिकल्स के नाम से उनको जाना जाता है ना। सेबेशियस सिस्ट, ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है। और सेबेशियस सिस्ट में क्या होता है, जो स्किन में हमारा स्किन में डर्ट है वो सब क्या हो जाता है, वो पूरा कलेक्ट होके एक सिस्ट फॉर्मेशन कर लेती है, फिर उसमें इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है, उसका मल्टीप्लिकेशन होने लगता है और ऐसे ही ये प्रोसेस चलती जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the white lines formed in the lower part of the abdomen during pregnancy is called, क्या बोलते हैं उसको, pregnancy marks, stretch gravidarum, linear nigra, none of these। white line formed in lower abdomen की बात हो रही है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी मार्क्स, उसको हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे स्ट्रेच ग्रेविडरम। क्यों, देखिए जैसे जैसे फीटस बढ़ता है, आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था, आपका कुछ इस तरीके से आपको याद आया होगा कि जब हमने पढ़ा था तो हमें पता है कि फीटस अम्लाइकस, बिलो अम्लाइकस कब रहता है, एबव अम्लाइकस किस उससे जाता है, यहाँ पे हमारा कॉक्सिक्स देखने को मिलता है, यहाँ पे हमारा सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है। मैंने आपको 4 का टेबल अप्लाई करने के लिए कहा था कि हमें वो अप्लाई करना है, उसके बाद करना है, ठीक है। इस तरीके से हमारे ग्रेविडा, मतलब जो हमारा एब्डोमेन है वो बढ़ता हुआ नज़र आता है। तो जब ये बढ़ता है, जब अम्लाइकस तक आता है, तो एब्डोमेन का साइज भी बढ़ता है, जिसकी वजह से स्किन क्या होती है, स्ट्रेच होती है, स्किन स्ट्रेच होती है। तो वहाँ पे इस तरीके से हमें स्ट्रेच मार्क्स दिखाई देते हैं, है ना, जिसमें बहुत इचिंग होती है, तो वो और स्ट्रेच मार्क देखने को मिलता है। उसका प्रिवेंशन क्या है, आपको बहुत सारे एड्स आते हैं, बायो ऑयल है, ये लगाइए वो लगाइए, नहीं, आप सिंपली नारियल का ऑयल को अच्छे से अप्लाई कीजिए, जिससे आपकी स्किन कैसी रहेगी, नरिश्ड रहेगी, मॉइस्ट रहेगी, जिसकी वजह से इचिंग जैसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। और क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपको ही जो स्किन है स्कार नहीं बनेगा और स्ट्रेच मार्क्स भी उतने नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो नॉर्मली देखने को मिलते ही है, जिसे हम बोलते हैं स्ट्राइक ग्रेविडरम। जो हमारा ग्रेविडरम मतलब हम एब्डोमेन है जो कि स्ट्रेच होता है, जिसकी वजह से वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट है the brownish black pigmented area in the midline stretching from G.P.sternum to symphysis pubis during pregnancy is called। G.P.sternum से और कहाँ तक एक पिगमेंटेड लाइन दिखाई दे रही है, सिम्फाइसिस प्यूबिस तक। सिम्फाइसिस प्यूबिस तक एक लाइन दिखाई दे रही है। ये आपका फीमेल का एब्डोमेन है, यहाँ पे सिम्फाइसिस प्यूबिस है। सिम्फाइसिस प्यूबिस में आपको पता है ये आर्क शेप होता है। सिम्फाइसिस प्यूबिस से अम्लाइकस तक जिफी स्टर्नम मतलब ऊपर तक
एक ब्राउन कलर की ऐसे एक लाइन दिखाई देती है जो कि पहले अम्लाइकस से यहाँ तक बनती है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है वैसे वैसे वो कहाँ तक आ जाती है, जिफी स्टर्नम तक हमें देखने को मिलती है। जिफी स्टर्नम तक हमें देखने को मिलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पिगमेंटेड लाइन होती है, ब्राउनिश कलर दिखने को मिलता है, जिस लाइन को हम बोलते हैं लीनिया नाइग्रा। लीनिया नाइग्रा के नाम से उसे जाना जाता है, जो कि जैसे जैसे डिलीवरी हो जाती है तो कुछ टाइम के बाद वो डिसअपेयर, मतलब वो भी एक परपीरियम का फेज़ है जिसमें वो डिज़ोल्व हो जाती है, देखने को नहीं मिलती। लेकिन जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है और इसका कलर लाइट से थोड़ा डार्क होता नज़र आता है, कलर बढ़ने मतलब कलर डार्किश होता हुआ नज़र हमें आता है। तो ये है, हम उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेच। ये सब कुछ नहीं बोला जाता, उसको सीधे से क्या बोला जाता है, लीनिया नाइग्रा बोला जाता है उस ब्राउन पिगमेंटेड लाइन को। सो लीनिया नाइग्रा इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, लीनिया नाइग्रा in pregnancy is due to the stimulation of this hormone। लीनिया नाइग्रा किस हार्मोन की वजह से स्टिमुलेट होती है कि क्यों हमें बढ़ी हुई नज़र आती है? ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, मतलब इन्होंने किसकी बात की है, हमारे एससीजी की बात की है। एससीजी तो वॉमिटिंग करा रहा था, है ना, नोजिया वॉमिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल था। एससीजी तो ये तो मॉर्निंग सिकनेस करवाने में मदद कर रहा था, है ना। उसके बाद प्रोजेस्टेरोन, ह्यूमन प्लेसेंटल, लैक्टोजन और मेलेनो, ये तो क्या करवा रहे थे, ये तो हमारी कैपिलरीज थी, है ना, जो हमें निपल के सराउंडिंग में देखने को मिल रही थी, है ना, जो वो काम करवा रही थी। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी। तो प्रोजेस्टेरोन जो कि किसको मेंटेन करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, मतलब प्रेगनेंसी डोमिनेटिंग हार्मोन। हार्मोन कौन सा है, प्रेगनेंसी डोमिनेटिंग हार्मोन कौन सा है, हमारा प्रोजेस्टेरोन है, जो क्या करता है, लीनिया नाइग्रा पूरी प्रेगनेंसी में सिर्फ प्रोजेस्टेरोन राज करता है, प्रोजेस्टेरोन का ही अपना रहता है। तो प्रोजेस्टेरोन ही है जो लीनिया नाइग्रा के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करवा रहा था, वहीं पे जो हमारा मेलानोसिस्ट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एट द किसके लिए, हमारे लीनिया नाइग्रा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाइकल चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर ऑल एक्सेप्ट। सर्वाइकल चेंजेस दैट take place during pregnancy are all except, एक को छोड़कर सभी क्या है, चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। सर्वाइकल बिकम सॉफ्ट, बिल्कुल, जिसे हम गुडल साइन भी बोलते हैं, और सर्विक्स फील लाइक द लिप ऑफ द माउथ, सर्विक्स फील्स लाइक द लिप ऑफ द माउथ, बिल्कुल। ब्लू इज डिस्कलरेशन ऑफ द सर्विक्स, ठीक है, चैडविक साइन। सर्विक्स फील लाइक द टिप ऑफ द नोज, तो ये हमें देखने को नहीं मिलता। क्या ये हमें देखने को नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आपको पता है कि प्रेगनेंसी में सिर्फ 2 ऑर्गन्स हैं जो परपीरियम का पार्ट नहीं है। कौन कौन से हैं? वो है हमारा ब्रेस्ट एंड सर्विक्स। कैसे? ब्रेस्ट भी जब ड्यूरिंग
प्री प्रेग्नेंटल स्टेज में ये दोनों ऑर्गन वापस नहीं आते। प्री प्रेग्नेंट स्टेज में ये दोनों ऑर्गन हमें वापस आते हुए नज़र नहीं आते। एक ब्रेस्ट का जो एनलॉजमेंट हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो भी अपना परप्यूरियम का फेज नहीं बन पाता, परप्यूरियम की कंडीशन में वापस नहीं आता। वही हमारा सर्विक्स का क्या होता है, सर्विक्स का जो प्री प्रेग्नेंटल स्टेज स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो वो नोज के टिप की तरह होता है। टिप ऑफ द नोज हमें सर्विक्स देखने को मिलता है। लेकिन जैसे वो कंसीव करती हैं उसके बाद जो सर्विक्स होता है, जो हमें सर्विक्स कुछ ऐसा होता है ना, सर्विक्स की थिकनेस बढ़ने लगती है जैसे जैसे प्रेगनेंसी का टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है। टाइम ड्यूरेशन विल increase, that time cervix thickness will also increased। जो कि कैसा हो जाता है सर्विक्स का थिकनेस, जो कि हमें देखने को मिलता है सर्विक्स फील लाइक अ लिप्स ऑफ द माउथ। लिप्स की तरह वो सॉफ्ट हमें जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है सर्विक्स। लेकिन ये कौन सी स्टेज होती है, ये जो उसकी स्टेज है ये प्री प्रेग्नेंट स्टेज में वो हमें कैसा दिखता है, सर्विक्स फील लाइक अ टिप ऑफ द नोज। सो हमेशा याद रखिए जो वो दो ऑर्गन है जो रिवर्ट कंडीशन में नहीं जाते, वो हमारे दो ऑर्गन है। कौन से, एक तो हमारा सर्विक्स और दूसरा हमारा ब्रेस्ट। सेकेंड, द चेंज दैट डज नॉट अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज, द चेंज दैट डज नॉट अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज लो hematocrit, decrease in tone in the lower esophageal sphincter, decrease in the plasma volume या फिर हीमोडाइल्यूशन। क्या देखने को नहीं मिलता, चेंजेस डज नॉट अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्या देखने को नहीं मिलता। तो सही आंसर क्या होगा, इनमें से सही आंसर होगा हमारा डिक्रीज इन अ टोन इन लोअर ईसोफेजियल स्पिंचर। क्यों, क्योंकि वहाँ पे एसिडिटी एसीजी हार्मोन प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो ये है जो कि हमें देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट है हमारा विच टाइप ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज ट्रांसफर इन द सेवरली एनेमिक पेशेंट ड्यूरिंग लेट स्टेज ऑफ द प्रेगनेंसी। आपकी लेट स्टेज ऑफ द प्रेगनेंसी है तो उसमें फीमेल एनेमिक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, फ्रेश ब्लड को ट्रांसफ्यूज करेंगे। फ्रेश ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफ द स्लो ड्रिप के साथ करेंगे, या पैक सेल्स ट्रांसफ्यूजन बाय द स्लो ड्रिप और पैक सेल्स ट्रांसफ्यूजन बाय द फास्ट ड्रिप। तो हम क्या करेंगे, हम उसे पैक सेल ट्रांसफ्यूजन करेंगे स्लो रेट के साथ 110 ड्रॉप्स पर मिनट के अकॉर्डिंग हम उसे क्या करेंगे, पैक सेल ट्रांसफ्यूजन करेंगे, है ना। हमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, फास्ट नहीं करनी है, ख़त्म जल्दी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपकी प्रायोरिटी मदर और उसका फीटस है, आपको उन दोनों को ही ऑब्जर्व करके चलना है, उन दोनों की कंडीशन को अच्छे से देखना है कि उनकी कंडीशन में कोई भी ऐसा वेरिएशन तो आपको नज़र नहीं आ रहा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें क्या करना है, उसको स्लो आईवी ड्रिप देना है ना, स्लो करना है। कौन सा, पैक सेल्स ट्रांसफ्यूजन देना है। नेक्स्ट है हमारा द प्रेग्नेंट वुमेन डायग्नोसिस सीवियर एनीमिया। एक प्रेग्नेंट वुमन है जिन्हें सीवियर एनीमिया डायग्नोस हुआ है। HV
लेस देन उनका एच बी उनका कितना देखने को मिल रहा है, 7 ग्राम पर DL के अकॉर्डिंग देखने को मिल रहा है। विल बी ट्रीटेड बाय, उनको कैसे ट्रीट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट है हमारा एडवाइस टू टेक फूड रिच इन द आयरन एंड विटामिन सी, एडवाइस टू टेक आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट। आपको टैबलेट करना है मतलब, लेकिन उनका ब्लड याद रखिए 7 है। और उन्होंने एक और चीज़ है, सीवियर एनीमिक है, प्रेग्नेंट वुमेन डायग्नोस सीवियर एनीमिया है, सिर्फ 7 ग्राम पर DL है ना। बच्चे को भी अगर ब्लड प्रॉपर नहीं मिला तो बच्चा भी हाइपरवॉलेमिक शॉक में जा सकता है, उसकी भी इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन भी हो सकती है और डेथ भी होने की प्रोबेबिलिटीज़ है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, पैक्ड सेल्स ट्रांसफ्यूजन करना है, एडमिनिस्टर आयरन IV इंजेक्शन देना है OD, और 1 मंथ के लिए ऐसा करना है नहीं, हमें क्या कर देना है, सीधा ट्रांसफ्यूजन करना है, क्योंकि HB उसका क्या है, बहुत कम है। जो नॉर्मली हमें 30 to 60 देखने को मिलता है, 15 भी होगा, इट विल गुड ओनली 13 to 15 ग्राम वो देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ 7 ग्राम हमें पर DL के हिसाब से देखने को मिल रहा है, मतलब जस्ट हाफ हो गया नंबर से। तो उस टाइम पे हमें बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, उसको पैक्ड सेल्स ट्रांसफ्यूजन करना है। वो भी कैसे करना है, स्लो करना है। स्लो भी किस रेट से करना है, 10 ड्रॉप पर मिनट। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ प्रेग्नेंट वुमेन विजिट अ हॉस्पिटल विथ हीमोग्लोबिन लेवल लेस देन 8 ग्राम पर DL जस्ट 7 days बिफोर द डिलीवरी। यहाँ तो डिलीवरी ही होने वाली है, और जब डिलीवरी होने वाली है तब उनका ब्लड ग्रुप कितना देखने को मिल रहा है, बस 8 ग्राम पर DL। देन आइडल ट्रीटमेंट क्या देंगे, यहाँ पे डिलीवरी होने वाली है, आपको मदर एज वेल एज फीटस दोनों को सेव रखना है। तो आपको इस एनीमिया से बचने का प्रिवेंशन क्या देंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ओरल आयरन टैबलेट कभी नहीं देंगे, ओरल आयरन टैबलेट है ना, या फिर डीवॉर्मिंग द मदर नहीं। नेक्स्ट है हमारा इंजेक्ट टैबलेट आयरन फॉर्मुलेशन, इंजेक्शन और आप इंजेक्टेबल आयरन फॉर्मुलेशन कुछ देंगे नहीं, वो भी नहीं देंगे। तो हम क्या करेंगे, गिवन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि मदर हाइपोवॉलेमिक शॉक में जा सकती है, जिसकी वजह से बेबी एज वेल एज मदर दोनों को ही खतरा है, और डिलीवरी होने वाली है, उसमें ब्लड लॉस और होगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए 7 days के टाइम ड्यूरेशन में कोई भी इंजेक्टेबल टैबलेट्स और इंजेक्शंस कुछ भी काम नहीं करेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज द लास्ट ऑप्शन इज दैट टाइप ऑफ केसेस। नेक्स्ट, when planning care for 14 years old female who is pregnant, 14 ईयर की फीमेल है, सिर्फ 14 साल की महिलाएं हैं जिनका जो प्रेग्नेंट है। Who is pregnant, a nurse should recognize that the adolescent is at risk of glucose intolerance, fetal chromosomal abnormalities, या फिर इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स, आयरन डेफिशिएंसी, अनेमिया। सबसे पहले तो जो हमारी गवर्नमेंट ने हमें बताया है कि 18 ईयर पहले होती थी नॉर्मल मैरिज, जस्ट बिकॉज ऑफ उनको आपकी शादी से या किसी चीज़ से मतलब नहीं है, उनको मतलब है जो ये एनीमिक की रेट्स हैं, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा मतलब कंसीव करेंगे, एनीमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। बच्चे भी माल न्यूट्रिशन का आपको माल न्यूट्रिशन का शिकार देखने को मिलेंगे, बच्चा भी प्रॉपर हेल्दी नहीं मिलेगा। तो उन्होंने एक आइडल एज बनाई कि इस टाइम तक मैच्योर हो जाते हैं और पता होता है कि किस तरीके से कैसे क्या डील करना है, और बॉडी का जो मतलब आपका स्ट्रक्चर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो भी मैच्योर आपको देखने को मिलते हैं। तो अभी तो शायद 21 हो गई है,
21 हो गई है, मेल और फीमेल की 21 ईयर हो गई है मैरिज के जो ईयर्स है, लेकिन यहाँ पे 14 ईयर्स की फीमेल को सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा आयरन डेफिशिएंसी। नेक्स्ट है हमारा द नर्स एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट फॉर फ्लूइड रिटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच इज the nurse explain the treatment for the fluid retention during pregnancy which is कौन सा adequate fluid and the flow salt diet, a low salt diet and evaluation of the low extremities, adequate fluid and evaluation of the lower extremities, या फिर Judicial used to diuretics and evaluation of the lower extremities। तो क्या हम देंगे उनको फ्लूइड रिटेंशन के लिए हम देंगे उनको क्या देंगे, एडिक्वेट फ्लूइड देना है, इवैल्यूएट करना है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को एलिवेट करके हमेशा रखते हैं हम, जिससे कि फ्लूइड रिटेंशन देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट, विच शुड अवॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हमें क्या अवॉइड करना चाहिए प्रेगनेंसी टाइम ड्यूरेशन पे हमें क्या अवॉइड करके चलना चाहिए, स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको च्यूइंग या फिर ऑल ऑफ दी एवर। जब भी प्रेगनेंसी होती है तो हमें हमेशा स्मोकिंग, अल्कोहलिंग और टोबैको च्यूइंग जैसी कुछ भी पहले से वो कर रही होती हैं तो हमें क्या बोलना होता है, अगर अब उनको पता है कि शी इज़ कंसीव्ड तो उस टाइम पे उन्हें ये सब क्या करना है, ये माल प्रैक्टिसेस हैं जो कि उन्हें क्या करना है, स्टॉप करना है। नहीं तो बच्चे को आगे जाके अगर वो ये तीनों कंडीशन को, ये तीनों हैबिट्स को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं तो कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन जैसी कंडीशन उन्हें देखने को मिलती है। तो उसके प्रिवेंशन के लिए इन सबको क्या करना है, स्टॉप करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम, ये सब कंटिन्यू नहीं करना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव इज अ राइट आंसर। स्मोकिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इनटू द प्रेगनेंसी बिकॉज, स्मोकिंग क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी के टाइम। क्यों कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, निकोटिन कॉज्ड वेसोडाइलेशन ऑफ द मदर ब्लड वेसल्स, कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड विद द हीमोग्लोबिन एंड रिड्यूस अवेलेबल हीमोग्लोबिन फॉर फीटस, या फिर कॉज डिजीनेस टू मदर, या फिर इज अ बैड लाइफस्टाइल हैबिट। ये बैड लाइफस्टाइल हैबिट तो है ही, लेकिन अभी हमारे पास क्या है, प्रेग्नेंट वुमेन है, हमें प्रायोरिटी वाइज सोचना है, क्रिटिकल थिंकिंग को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो हमें क्या होगा, अगर स्मोकिंग करती है फीमेल तो सबसे ज़्यादा हमें जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है क्या, निकोटिन होता है ऐसे सब्सटेंस में जो कि वेसोडाइलेशन कराता है मदर के वेसल्स में, जिसकी वजह से उनको ब्लड उसमें बीपी शूटर वगैरह के प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस तरीके से नहीं करना है, इसलिए ये अवॉइड किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा द नर्स शुड काउंसिल a 4 months pregnant mother regarding exercise। Excuse me। इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है कि 4 month प्रेग्नेंट फीमेल है जिन्होंने क्या किया है, जिसने रिगार्डिंग एक्सरसाइज के बारे में बात किया है, क्या आप उनको सजेस्ट करेंगे। एक्सरसाइज टू राइज द हार्ट बीट अबाउट 140 बीट पर मिनट फॉर 20 मिनट्स डेली, या फिर परफॉर्म gentle back lining exercise for 30 minutes daily,
नेक्स्ट, ट्राई हाई इंटेंसिटी एरोबिक बट लिमिट सेशन टू 15 मिनट्स डेली, या फिर एब्सेंस सीजर्स। क्या हम उन्हें सजेस्ट करेंगे? 4 मंथ प्रेग्नेंट वुमेन है, हम कभी भी उनको एग्जर्ट होने के लिए नहीं बोलेंगे कि उनको इस तरीके से कोई प्रॉब्लम आए। तो हम उनको क्या बोलेंगे? ट्राई हाई डेंसिटी एरोबिक बट लिमिट सेशन फॉर द कोई भी मतलब लाइट एक्सरसाइज कर सकती है जस्ट फॉर मसल्स स्ट्रेंथनिंग को, है ना। मसल्स स्ट्रेंथनिंग को आगे हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी एक्सरसाइजेस हम रिकमेंड करते हैं, जैसे 15 मिनट्स डेली वो कर सकती हैं, है ना। सो ये क्या करेगी? पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगी, जिससे डिलीवरी के टाइम पे उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ प्रेग्नेंट क्लाइंट विद द हिस्ट्री ऑफ द हार्ट डिसीज हैज बीन इंड्यूस्ड ऑन केयर एट home. Which statement is made by the client would indicate that the client understand her need? Understand her need मतलब क्या ज़रूरत होगी अगर एक प्रीनेटल क्लाइंट है जिसकी हिस्ट्री ली और जिनको हार्ट डिसीज है, आप उनको क्या केयर करने के लिए बोलेंगे? विच स्टेटमेंट इज मेड ऑफ द क्लाइंट वुड बी इंडिकेटेड दैट क्लाइंट अंडरस्टैंड हर नीड। जो आपको पता चलेगा कि क्लाइंट को जो आप समझाना चाह रहे थे वो अब समझ चुका है आपके अकॉर्डिंग। तो क्या बोलेंगे? देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन पीपल हु विजिट मी, should avoid stressful situation, my weight gain is not important, I should rest on the right side। हमें क्या बोलना है? क्या है उनको? कार्डियक डिसीज है ना, कार्डियक डिसीज है, तो शुड अवॉइड स्ट्रेसफुल सिचुएशन, कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को अवॉइड करना है, स्ट्रेस से दूर रखना है। वैसे भी जब आपने देखा होगा कोई भी एंटीनेटल मदर आती है विजिट के लिए, जब हम उसे कंसोल करते हैं तो बेसिकली हम उसे बोलते हैं कि आपको पॉजिटिव सोचना है, जो भी सिचुएशन है ये आप बाद में भी डील कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको आपके बच्चे के साथ मतलब अच्छे से उस टाइम पीरियड को निकालना है ना। अपने आप को इंगेज रखिए, ये सारी चीज़ें हम उनको एडवाइस करते हैं। तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन से उसको दूर रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कीगल एक्सरसाइज डन इन प्रेगनेंसी 2। कीगल एक्सरसाइज आर डन इन प्रेगनेंसी 2। क्यों किया जाता है कीगल एक्सरसाइज? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, स्ट्रेंथन पेरिनियल मसल्स, सेकंड रिलीव बैक एक, थर्ड वन है स्ट्रेंथन एब्डोमिनल मसल्स, नेक्स्ट है हमारा प्रिवेंट वेरिकोस वेन। तो हमारा क्या ऑप्शन रहेगा स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू यू? क्योंकि यहाँ पे बात की गई है कीगल एक्सरसाइज की। कीगल एक्सरसाइज जब भी परफॉर्म की जाती है, कब परफॉर्म की जाती है? तो हमारा आंसर रहना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम में कीगल एक्सरसाइज रिकमेंड की जाती है, जिससे क्या होता है पेल्विक मसल्स और लोअर एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेंथन मिलती है। तो उसकी स्ट्रेंथन के लिए वो परफॉर्म करवाई जाती है। तो क्या इन्होंने पूछा है कि कब किया जाता है रिलीफ बैक एक? यस, बैक एक को भी रिलीफ आपने देखा होगा, एक बॉल दिया जाता है, बॉल को बैक के इस रीजन में रखकर और इस तरीके से उसको रोटेट किया जाता है। इससे क्या होता है कि बैक एक स्पाइन स्ट्रेच होती है, जिसकी वजह से बैक एक रिलीफ होता है। तो इन सारे ऑप्शन में हमें बैक एक बहुत बड़ा मतलब उसमें एक समस्या बोल दीजिए, मुद्दा बोल दीजिए कि उस टाइम पे बैक एक ही सबसे बड़ा होता है कंपेयर टू विच वन? कंपेयर टू ऑल एस्पेक्ट्स रिलीफ बैक एक। सो इसका सही आंसर क्या है स्टूडेंट्स? बैक एक इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारा अ नर्स टीच अ प्रेग्नेंट क्लाइंट
to perform Kegel exercise, which statement by the client indicate an understanding of the purpose of these type of exercises. So इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने इसमें पूछा है कि पेशेंट का ऐसा कौन सा स्टेटमेंट आपको क्लिक करेगा या आप उससे समझ पाएंगे कि आपने जो टाइप ऑफ कीगल एक्सरसाइज उनको करने के लिए बोला है उनको वो चीज़ समझ में आ गया है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा? फर्स्ट है इट विल हेल्प प्रिवेंट एडिमा। ये एडिमा को रिड्यूस करने के लिए है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम हमें एडिमेटेड वुमेन दिखती है, मतलब उसको बहुत में भी उसके फुट रीजन में बहुत स्वेलिंग देखने को मिलती है। और वो भी कौन सी एडिमा? पिटिंग एडिमा। अब पिटिंग एडिमा क्या होता है? पिटिंग एडिमा जिसको आप ऐसे प्रेस करते हैं और उसको जब आप छोड़ते हैं तो वापस से स्किन स्ट्रेच नहीं होती, वो उसमें गड्ढा बना रह जाता है और वो धीरे 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 नॉर्मल होता है। दैट इज कॉल्ड पिटिंग एडिमा। नेक्स्ट है हमारा इट विल हेल्प स्ट्रेंथन द पेल्विक फ्लोर इन प्रिपरेशन फॉर डिलीवरी, या फिर स्ट्रेंथन ऑफ पेल्विक फ्लोर के लिए ज़रूरी है जो कि उसकी डिलीवरी में मदद करेगा या डिलीवरी की प्रिपरेशन यहाँ पे चल रही है। इट विल हेल्प रिड्यूस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। बेबी का वेलकम सिर्फ हम ही नहीं, इवन हमारी बॉडी भी अपने हिसाब से प्रिपेयर करती है कि बेबी को एक्सपेल्ड आउट कैसे करवाना है, मसल्स भी प्रिपेयर होती हैं। देन इट विल हेल्प रिड्यूस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को रिड्यूस करेगी, ये ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन रिड्यूस हो गया तो फिर इसमें ट्रू लेबर पेन तक तो पहुंचेंगे ही नहीं, ट्रू लेबर पेन तो आएंगे ही नहीं, है ना। इट विल हेल्प टू प्रिवेंट यूट्राइन टेंडरनेस, या फिर जो यूट्राइन की टेंडरनेस है उसको रिलीफ करने के लिए। तो ये ऑप्शन भी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यूट्राइन टेंडरनेस नहीं हो सकती रिड्यूस। तो इसमें अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं। एडिमा इतना बड़ा चीज़ नहीं है, होता है, आई विल एग्री विद दिस, बट इतना नहीं होता कि हमें उसको रिड्यूस कराने के लिए कुछ स्टेप्स लेने पड़े। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? इट विल हेल्प स्ट्रेंथन द पेल्विक फ्लोर इन प्रिपरेशन फॉर डिलीवरी। ये क्या कराता है? डिलीवरी की प्रिपरेशन कराता है, पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीगल एक्सरसाइज इज डन टू। कीगल एक्सरसाइज इज डन टू strengthening bladder muscle tone, prevent uterine infection, assistant in toileting या promote fluid intake। तो कीगल एक्सरसाइज हमने बताया हम लोअर यूटराइन मसल्स को स्ट्रेंथन, तो स्ट्रेंथनिंग ब्लैडर मसल्स टोन इसका सही आंसर होगा, ना कि प्रिवेंट यूटराइन इन्फेक्शन। यूटराइन इन्फेक्शन को कीगल एक्सरसाइज कोई मेडिसिन नहीं है जो कि उसके इन्फेक्शन को रोक सकती है ना। कीगल एक्सरसाइज है जो कि हमारी मसल स्टोन को इम्प्रूव करती है, जो कि हमारी मसल स्टोन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो इसका सही आंसर हमें क्या देखने को मिलेगा? स्ट्रेंथनिंग ब्लैडर मसल स्टोन इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ फीमेल फॉरगॉट हर LMP, हु विल कैलकुलेट हर EDD। वो भूल गई है कि उनका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब आया था। अब हाउ विल कैलकुलेट हर EDD, अब उनकी हम EDD को कैसे कैलकुलेट करेंगे। वाई लास्ट डेट ऑफ मिस्ड पीरियड, कि हम ये देखेंगे कि लास्टली उनको मिस्ड पीरियड कब आया था। Why fundal height palpitation, why the date of quickening, why all above movements। तो
क्विकनिंग से भी हम पता कर सकते हैं ना, लेकिन वाई द लास्ट डेट ऑफ मिस्ड पीरियड, जब उनको याद ही नहीं है कि व्हाट द लास्ट डेट ऑफ द मिस्ड पीरियड, तो क्या रहेगा। तो लेकिन इसमें हमें देखिए, जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो इसमें फंडल हाइट को भी हम मेज़र कर सकते हैं, और हमें ये भी पता है कि क्विकनिंग अगर हमारा प्राइमरी ग्रेविडा मदर है तो हमें 5 मंथ में देखने को मिलती है। 5 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी हमें क्विकनिंग देखने को मिलती है। अब क्विकनिंग क्या है, फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर, दैट इज कॉल्ड क्विकनिंग। फंडल हाइट को ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, फंडल हाइट को हम कैसे मेज़र करते हैं। फंडल हाइट को हम कैसे मेज़र करते हैं, अकॉर्डिंग टू मंथ्स। मैंने आपको सबसे अच्छा ट्रिक सिखाया है कि आपको यहाँ पे अम्लाइकस 2024, उसके बाद आप 4 का टेबल डाल दीजिए। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, 12, 16, राइट, 12, 16, 20, 24, 32, इस तरीके से आप उसको बताते चलेंगे। और उसके बाद बाय द लास्ट डेट ऑफ मिस्ड पीरियड, तो ये सारे ऑप्शन ही क्या है हमारे, करेक्ट है। तो इसका सही आंसर कहाँ होगा, वाई ऑल मेथड्स इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा नेगल्स रूल इज यूज टू कैलकुलेट। नेगल्स रूल्स किसको कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है, ईडीडी को कैलकुलेट करने के लिए, सर्वाइकल डायलेटेशन को कैलकुलेट करने के लिए, एमनियोटिक फ्लूइड को, और उसके बाद है गेस्टेशनल एज को। जेस्टेशनल एज के लिए नेगल्स रूल कोई भी यूज नहीं किया जाता, ना सर्विक्स डायलेटेशन के लिए। नेगल्स रूल्स बेसिकली किसके लिए यूज किया जाता है, हमारा ईडीडी के लिए यूज किया जाता है। ईडीडी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी को, जब उसका नाम ही है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, तो हम सिर्फ एक एस्टिमेशन दे रहे हैं, एक एस्टिमेशन आप लगा रहे हो कि प्रोबेबिलिटीज है कि इस डेट में डिलीवरी को कंडक्ट कराया जा सकता है, या पर्टिकुलर इस ड्यूरेशन में डिलीवरी होने के चांसेस है ना। जस्ट एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है वो ईडीडी जिसे हम बोलते हैं। हाउ ईडीडी इज कैलकुलेटेड, ईडीडी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है। आप एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी को भी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका भी सही तरीका क्या आपको देखने को मिलेगा ईडीडी को कैलकुलेट करने के लिए। 9 मंथ्स प्लस 7 डेज प्लस एलएमपी। तो आपका सही फॉर्मूला क्या होगा ईडीडी को कैलकुलेट करने के लिए, या फिर LMP 9 मंथ्स प्लस 10 डेज, या फिर LMP 8 मंथ्स प्लस 7 डेज, या ऑल एबव। तो क्या होगा, EDD को हम जब कैलकुलेट करते हैं एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जब आप निकालते हैं, EDD निकालते हैं, तो उसका सही फॉर्मूला होगा 9 मंथ्स। EDD का जो सही फॉर्मूला है आपके पास वो है 9 मंथ्स प्लस 7 डेज प्लस लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड उनको कब आया था। तो इसका सही आंसर क्या है, 9 मंथ्स प्लस 7 डेज प्लस लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड रिपोर्टेड बाय प्रेग्नेंट वुमेन एज 26 जुलाई।
2012 द ईडीडी विल बी। तो अगर उन्होंने यहाँ पे बताया है कि एक डेट आपको बताई है ये, तो आप इसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कब होगी? 2 मई 2013, 19 अप्रैल, 3 मई, 30 अप्रैल। तो सबसे पहले जब हम एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालते हैं तो हमें क्या करना है, ईडीडी हमें पता है 9 मंथ्स, 26 से 9 मंथ्स ले लीजिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल उन्होंने हमें बताया है, तो 26 अप्रैल, 26 अप्रैल 2013 है ना। 2013 अब +7, तो इसका क्या निकल के आएगा, 7 डेज कर दोगे तो ये 2 मई 2030 हमारे जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है दैट इज 2 मई 2030 इसका सही आंसर है। अब वो कहाँ है, 2 मई 2030 हमें देखने को मिला। 2 मई 4, 5, 6, 7, 3rd April, we will see 2nd, 3rd, it is a 90th April। 90th अप्रैल उन्होंने क्या दिया है इसमें, 19th अप्रैल जस्ट 26 जुलाई है इसका, 26 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 26 अप्रैल नहीं, इसका सही आंसर होगा हमारे पास ये। कोई बात नहीं, कभी कभी अनफॉर्चुनेट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एंटीनेटल मदर रिपोर्ट। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हुआ हमारे साथ, हमें वैसे ही परफॉर्म नहीं करना है। कभी कभी आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि यस जो मैं कर रही हूँ इट विल करेक्ट, तो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है अकॉर्डिंग टू दी आंसर्स। चलिए नेक्स्ट क्या है, एंटीनेटल मदर रिपोर्ट्स हर लास्ट पीरियड स्टार्ट ऑन 22 जुलाई 2014 and she has the regular menstrual period which last for 4 days। ठीक है, last for 4 days। what is the expected date of confirmation? confirmation के लिए expected date क्या होगी, जब उन्होंने क्या बताया है 22 जुलाई, मतलब अप्रैल 15, अप्रैल 7 days, 29 अप्रैल इसका होगा। 29 अप्रैल 2015 इसका सही आंसर है। कैसे है, इन्होंने 22 जुलाई से लगाया, लास्ट डेट भी हमारे पास 26 जुलाई थी, तो मतलब हमें अप्रैल तक पहुंच गए, अप्रैल तक पहुंच गए मतलब 22 अप्रैल तक 7 डेज को ऐड कर दिया, तो 29 अप्रैल 2015 इसका सही आंसर हमें देखने को मिला। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा assuming the menstrual cycle length as 32 days। इन्होंने क्या बोला आपको, जो menstrual days की जो लेंथ है, menstrual period का जो लेंथ है, वो इन्होंने कितना बताया यहाँ पे, वो इन्होंने बताया है 32 days एंड LMP as जून 10 जून को देखने को मिला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लकली ड्यू डेट। अब इन्होंने क्या बताया, 32 डेज का LMP बताया, जो यूजुअली 28 डेज का था, लेकिन 10 जून से अगर हम लेते हैं तो हमें मार्च देखने को मिलेगा, मार्च देखने को मिलेगा यस। और अकॉर्डिंग टू कितना मार्च होना चाहिए, 10th मार्च, लेकिन उन्होंने LMP 32 डेज का बताया जो हम, तो उसमें हम क्या करेंगे, कुछ डेज को ऐड करने के बाद हमारा सही आंसर कितना होगा,
मार्च 21 इसका सही आंसर होगा, है ना। हमने क्या किया, इससे मार्च तक ले लिया, मार्च तक ले लिया, मतलब 9 मंथ्स को ले लिया, लेकिन उन्होंने 32 डेज का बताया है, तो हमें 9 मंथ्स के अकॉर्डिंग हमने उसमें कितने डेज को ऐड कर दिया, 11 डेज को ऐड कर दिया, और सही आंसर हमें देखने को मिला। उसके बाद है नेक्स्ट, कैलकुलेट द ईडीडी यूजिंग नेगाल्स रूल इफ अ वुमेन फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड वाज February 11, 2018। उन्होंने क्या बताया है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड उनको फरवरी में आया था, 11 फरवरी को आया था, तो ईडीडी नेगाल्स फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगी। नेगाल्स फार्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज ईडीडी 9 months प्लस 7 days प्लस LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। तो इन्होंने यहाँ पे इस फॉर्मूला में रख देंगे, हमें लास्ट कब दे रही है ये, हमें उन्होंने जो LMP बताया है वो 11 फरवरी 11, 2018 का बताया है ना। तो हमें क्या करना है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नवंबर भी कितना जाएगा हमारा, 11 नवंबर। 11 नवंबर के बाद अगर हम इसमें 7 डेज 11 नवंबर 2018 में प्लस 7 डेज कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 18 और 19, 18 नवंबर इज़ द राइट आंसर। अगर हम उसमें ऐड कर देंगे तो 18 नवंबर हमें हमारा सही आंसर मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज। ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स हमें कब देखने को मिलता है, जैकमियो साइन में, हैगार साइन में, चैडविक साइन में और गुडल साइन में। तो ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द सर्विक्स हमें कब देखने को मिलता है, ये हमारा चैडविक साइन में देखने को मिलता है। सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स होता है गुडल साइन और हैगार साइन, इसमें पर्पलिश कलर देखने को मिलता है। सही आंसर है हमारा चैडविक साइन। नेक्स्ट है हमारा डार्क पर्पलिश डिस्कलरेशन एंड कंजेशन ऑफ द वल्वा एंड द विजाइनल मसल्स membrane is termed as हैगार साइन, चैडविक साइन, ओसिएंडर साइन और गुडल साइन। तो कौन सा साइन हमें देखने को मिलेगा, इन्होंने पूछा है डार्क पर्पलिश कलर, तो डार्क पर्पलिश हो या डार्क ब्लूइश डिस्कलरेशन हो, दैट इज अ चैडविक साइन, है ना, जिसमें सर्विक्स और वेजाइना दोनों ही इन्वॉल्व रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्कलरेशन ऑफ एंटीरियर वेजाइनल वॉल ड्यू टू वैस्कुलर कंजेशन इज कॉल्ड। उस कंजेशन को क्या बोला जाता है, चैडविक साइन बोला जाता है, ओसिएंडर साइन बोला जाता है, या फिर गुडल साइन या फिर होमेन साइन बोला जाता है। क्या पूछा है इन्होंने, डिस्कलरेशन ऑफ एंटीरियर वेजाइनल वॉल के बारे में बात किया है, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे एज यूजुअल क्या कहा जाएगा, चैडविक साइन ही कहा जाएगा। देखिए हमने 3 क्वेश्चन चैडविक के डिस्कस कर लिए, है ना, आगे हम एक आध और भी कर लेंगे, लेकिन आपने एक चीज़ इसमें नोट की होगी कि क्वेश्चन वही है, ऑप्शंस भी मोस्ट प्रोबेबिलिटीज वही हैं, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन को किस तरीके से घुमा के पूछा है और उसका आंसर सबका क्या है, सेम ही हमें देखने को मिला है। तो डिस्कलरेशन ऑफ द एंटीरियर वेजाइनल वॉल ड्यू टू द वैस्कुलर कंजेशन इज कॉल्ड चैडविक साइन। सो चैडविक साइन इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन प्रेग्नेंट वुमेन चेंजेस इन कलर ऑफ जेनाइटेलिया इज कॉल्ड एज। इन प्रेग्नेंट वुमेन में
जो चेंजेस दिखते हैं कलर्स के, स्पेशली जेनाइटेलिया के, उसे क्या कहा जाता है? हेगार साइन कहा जाता है, गुडल साइन कहा जाता है, चैडविक साइन कहा जाता है, या फिर वेजाइनल साइन तो कोई साइन ही नहीं है, तो क्या कहा जाता है उसे? चैडविक साइन कहा जाता है। जो भी वुमेन्स में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चेंजेस देखने को मिलते हैं उसे हम चैडविक साइन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिजम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी? प्रिजम्पटिव साइन, प्रमोटिव साइन और हमें पॉजिटिव साइंस देखने को मिलते हैं। प्रिजम्पटिव साइन जस्ट जो क्या होते हैं, फेल्ट बाय द मदर, और प्रिजम्पटिव साइन में जो मदर के द्वारा फील किया जा रहा है, जैसे नोजिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, है ना, सो यूट्राइन ब्रेस्ट टेंडरनेस हो गया, तो ये सारे देखने को मिलते हैं। यूट्राइन फ्रीक्वेंसी, चैडविक साइन, एमेनोरिया और ब्रेस्ट चेंजेस। सो हमें क्या देखने को मिलेगा इसमें? नॉट, हाँ, तो ये सारे तो देखने को मिलते हैं। ब्रेस्ट चेंजेस मैंने आपको बताया, एमेनोरिया बताया, यूट्राइन फ्रीक्वेंसी बताई। यूरिनरी फ्रीक्वेंसी क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि ब्लैडर पर प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से बार बार, और जैसे जैसे प्रेगनेंसी का टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज होता है वैसे वैसे यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज देखने को मिलती है। तो चैडविक साइन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, द सिम्टम्स एट 6 to 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इंक्लूड। कौन से वो सिम्टम्स हैं जो 6 to 8 वीक की प्रेगनेंसी है उनको इंक्लूड किया गया है? तो एमेनोरिया है, मॉर्निंग सिकनेस है, ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट है, मॉर्निंग सिकनेस है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन है, क्विकनिंग है। नेक्स्ट, एमेनोरिया, मॉर्निंग सिकनेस, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन और ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट, है ना। नेक्स्ट लास्ट है एमेनोरिया और क्विकनिंग। सो हमें सबसे ज़्यादा जिसमें दिख रहे हैं वही इसका सही आंसर है, दैट इज एमेनोरिया, मॉर्निंग सिकनेस, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन, ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, प्रिजम्पटिव साइन एंड सिम्टम्स आर ऑल एक्सेप्ट। प्रिजम्पटिव साइन और सिम्टम्स में आर ऑल एक्सेप्ट मतलब सबको एक को छोड़कर कौन सा नहीं आता प्रिजम्पटिव साइन के अंदर? तो कौन सा? मॉर्निंग सिकनेस, क्विकनिंग, ब्रेस्ट टेंडरनेस और हेगार साइन। तो कौन सा हमें देखने को नहीं मिलता? तो हमें क्या देखने को नहीं मिलेगा? हेगार साइन देखने को नहीं मिलता प्रिजम्पटिव साइन में, क्योंकि उसको वो यूटरस सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स है ना, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स और सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स है, मतलब जो सर्विक्स की थिकनेस है, यहाँ पे जो सर्विक्स का थिकनेस है, जो इस तरीके से हमारा सर्विक्स है, इसका थिकनेस बढ़ता जा रहा है और ये कैसा होता जा रहा है? सॉफ्ट होता जा रहा है। तो ये तो पता करने के बाद पता चलेगा ना, ये मदर थोड़ा ना फील कर सकती है, वो आपको थोड़ा ना बताएगी, ये तो आप टर्मिनोलॉजीज के अकॉर्डिंग उसको बताएंगे कि हो क्या रहा है, क्या चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिजम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। इनमें से कौन सा प्रिजम्पटिव साइन नहीं है प्रेगनेंसी का? फर्स्ट है हमारा वॉमिटिंग, सेकंड है हमारा इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, पेन इन ब्रेस्ट, प्रेजेंस ऑफ द फीटल हेड साउंड। तो हमें क्या देख रहे हैं? वॉमिटिंग बिल्कुल मदर को होती है। उसके बाद इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ बिल्कुल मदर को देखने को मिलता है। माइक्रो न्यूट्रिशन, पेन इन द ब्रेस्ट, यस। तो क्या देखने को नहीं मिलता? प्रेजेंस ऑफ द फीटल हार्ट साउंड। प्रेजेंस ऑफ द फीटल हार्ट साउंड, फीटल का हार्ट साउंड प्रेजेंट है या नहीं है? हाउ कैन शी एक्सप्लेन दैट? हाउ उनको कैसे पता होगा कि फीटल साउंड है या नहीं है?
तो उसके लिए उनको क्या करना है, प्रेजेंस ऑफ द फीटल हेड साउंड, जो कि बेसिकली 35 डेज में स्टार्ट हो जाता है ना, और जो फीटोस्कोप से सुन सकते हैं 35 डेज आफ्टर कंसीविंग स्टार्ट हो जाता है फीटल हेड साउंड, है ना। उसके बाद जो फीटोस्कोप से सुन सकते हैं, स्कोप से आप सुन सकते हैं, दैट इज 5 months। नेक्स्ट, द सब्जेक्टिव साइन ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट, सबको छोड़कर कोई एक नहीं है जिसमें पूछा है सब्जेक्टिव साइन ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात की है। एमनोरिया, क्विकनिंग, मॉर्निंग सिकनेस, FHS। सो इसका सही आंसर क्या है, आपको सबसे अलग कौन दिख रहा है, FHS। सो सही आंसर भी वही है। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिजम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी, इनमें से कौन सा प्रिजम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी नहीं है। यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, चैडविक साइन, एमनोरिया, ब्रेस्ट चेंजेस। तो कौन सा है हमारा चैडविक साइन, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, मॉर्यूला इज द स्टेज ऑफ, मॉर्यूला कौन सा स्टेज को बोला जाता है, 132 20 सेल लाइक स्ट्रक्चर, 34 सेल लाइक स्ट्रक्चर और 16 सेल लाइक स्ट्रक्चर। मॉर्यूला बनता कब है, फर्टिलाइजेशन के बाद। जब ये अभी ये मॉर्यूला वाली जो स्टेज है, आप याद रखिए, मॉर्यूला वाली जो स्टेज है अभी भी ये कहाँ चल रही है, अभी भी जो फर्टिलाइज्ड ओवम है, आपके पास जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो अभी भी कहाँ है, फैलोपियन ट्यूब में ही है। तो फैलोपियन ट्यूब में है मतलब ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर तो यहाँ रहेगा नहीं, और सिर्फ ओव्यूलेशन के 3rd डे की बात हो रही है, तो ये 3rd डे तक तो यही रहता है। मतलब ये कौन सा सेल लाइक स्ट्रक्चर है, ये 16 सेल लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जिसे हम मॉर्यूला के नाम से जानते हैं। सो इसका सही आंसर क्या है, 16 सेल लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा, अर्लियर बायोकेमिकल मार्कर ऑफ प्रेगनेंसी इज, सबसे जल्दी जो बायो मार्कर की तरह काम करता है, अर्ली डिटेक्ट करता है, वो कौन सा है। हमें एक प्रेगनेंसी किट सबको पता है, प्रेगन यूज़ करके, बहुत सारे और भी मार्केट में अवेलेबल हैं, जो इस तरीके से हमें कुछ देखने को मिलती है, जिसमें यहाँ पे हमें यूरिन और यहाँ पे 2 स्ट्रिप्स हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे हम यूरिन के 2 ड्रॉप इंसर्ट करते हैं, बाकी यहाँ पे हमारा HCG का लेबल दिखता है, मतलब ह्यूमन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, जो कि क्या है, एक बायोमार्कर की तरह काम करता है अर्ली प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने के लिए, जो कि हम घर पर भी कर सकते हैं। ये होम प्रोसीजर है, आराम से घर पे परफॉर्म किया जा सकता है। अब अगर आपको कंफर्मेशन मिलता है, आफ्टर दैट यू विल कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है हमारा, फंडल हाइट आफ्टर 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स इज, उसको कैसे मेजर किया जाता है, कितने सेंटीमीटर में। फंडल हाइट की बात कर रहे हैं, फंडल हाइट ऑफ प्रेगनेंसी मेजर्ड इन द सेंटीमीटर इज, तो मोर देन द पीरियड ऑफ गेस्टेशन, लेस देन द पीरियड ऑफ गेस्टेशन, correspond to the period of gestation, correspond to the period of gestation with the variation of 5 सेंटीमीटर। तो कैसे, तो इसका सही आंसर होगा correspond to the period of gestation, एज के अकॉर्डिंग हम इसे मेजर कर सकते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, one can fetal heart sound with help of the stethoscope at how many weeks of gestation। फीटल हार्ट साउंड को कब सुन सकते हो, वो भी फीटोस्कोप के साथ, वो किस वीक में सुना जा सकता है,
फीटल हार्ट साउंड मैंने बताया 35 डेज आफ्टर कंसीविंग हमें फर्स्ट फीटल हार्ट साउंड सुन सकते हैं। उसके बाद वो जो एक ट्यूबुलर फॉर्म में होता है, उसके बाद फीटल इससे स्टेटोस्कोप के साथ आप कब सुन सकते हैं, और फीटोस्कोप भी हम यूज़ करते हैं उसमें, तो वो टाइम ड्यूरेशन होगा 16 वीक्स, 20 वीक्स, 24 वीक्स और 12 वीक्स। सो 20 वीक्स इसका सही आंसर है कि जब हम इसे सुन सकते हैं फीटल हार्ट साउंड को विद द हेल्प ऑफ स्टेटोस्कोप एज वेल एज फीटल स्कोप। सो ये थे आज की हमारी सीरीज के क्वेश्चन। ऐसे ही और अच्छे से पढ़ना है, गलती सारी यही कर लेनी है, एग्जाम तक के लिए नहीं छोड़ने। सो इसी मोटिवेशन के साथ पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, जुड़े रहिए जीडीसी नर्सिंग से। थैंक यू एवरीवन।